तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आज बात करेंगे नए चैप्टर की या ऑप्टिक्स के दूसरे पार्ट की, जहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात की जाएगी। इससे पहले हम लोगों ने रिफ्लेक्शन सीखा था। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था जो पढ़ चुके हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम। और यहाँ पर क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा जिसमें से लाइट इंटर करके आगे बढ़ेगी, मीडियम चेंज होगा। वहाँ पर जब मीडियम चेंज होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, तो वो अपने रास्ते से डायरेक्शन बदल देती है। कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए ये मीडियम 1 है, यहाँ पर है ये मीडियम 1 और यहाँ पर ले लेते हैं मीडियम 2, या और अच्छे समझाने के लिए एक ग्लास स्लैब ले लेते हैं जैसे ये। तो यहाँ पर तो एयर है देखिए बाहर, और ये ग्लास है फिर एयर। तो ये मीडियम अलग हो गया ना, ये मीडियम 1 हो गया और ये मीडियम 2 हो गया। अब यहाँ से कोई लाइट अगर पड़ती है, आती है ऑब्लिकली, तिरछी, किसके तिरछी, परपेंडिकुलर के अलावा, तो इसको जाना चाहिए सीधा। क्यों? क्योंकि लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है, लेकिन ये ऐसा नहीं करती। डिपेंडिंग ऑन दी फर्स्ट एंड सेकंड मीडियम, या तो वो बेंड कर जाएगी या वो इस रास्ते से हटके इधर चली जाएगी। ग्लास के केस में बेंड कर जाती है। कहाँ पे? टुवर्ड्स नॉर्मल। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल किसके? इस सरफेस के 90 डिग्री, जिस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होने वाला है। तो क्या बोला जाता है कि जब मीडियम, किसी एक मीडियम से लाइट आती है और दूसरे मीडियम में एंटर करती है ऑब्लिकली, तिरछी, तो वो अपने रास्ते को डिविएट कर देती है, या तो बेंड होगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। और इसी फिनोमिना को आप बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में क्या था? मिरर हुआ करता था, मिरर था और मिरर में टक्कर होती थी और टक्कर होके वापस उसी मीडियम में लाइट चली जाती थी। यहाँ पर मीडियम ही बदल गया है, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, और आगे और बढ़ाओगे तो मीडियम 3, ये जो भी है। अंदाजा लग रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर? तो ये बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या? द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। लाइट का डायरेक्शन यहाँ सीधे होना चाहिए था, लेकिन चेंज हो गया। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम, मीडियम नंबर 1 टू मीडियम नंबर 2, अलग अलग मीडियम से ऑब्लिकली, तिरछी, किसके तिरछी मतलब वही 90 डिग्री से अलग, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो रिफ्रैक्शन होता है या जो बेंडिंग होती है ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया। ये जो बाउंड्री है ना, ये शीशा रखा है ग्लास स्लैब। अब जैसे कि ये ग्लास स्लैब रखा है, ये ले लीजिए, ये ग्लास स्लैब है, शीशे का बना हुआ स्लैब। तो ये ऊपर हवा है और ये स्लैब है, तो रिफ्रैक्शन इसकी बाउंड्री पे होगा। जो दोनों मीडियम की बाउंड्री, यहाँ पर जो इंटरफेस होता है, जहाँ पहला मीडियम खत्म होता है दूसरा मीडियम शुरू होता है, यही हुआ ना, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। जब तक ये लाइट एक ही मीडियम है तब तक सीधी चलती जाएगी, नहीं मुड़ेगी। जैसे ही इसके अंदर इंटर करेगी और दूसरे मीडियम में पहुँचेगी, अपने पाथ को चेंज कर देगी। अगर मीडियम सेम होंगे तो नहीं चेंज करेगी, मीडियम बदलते ही पाथ को चेंज कर देगी, या तो अवे जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, या टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ झुकेगी। अगर सेकंड वाला मीडियम, अभी देखेंगे इसमें, अगर सेकंड वाला मीडियम जिसमें जा रही है वो डेंसर है पहले मीडियम से, तो बेंड कर जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल। जैसे यहां पर ग्लास है, ग्लास इज डेंसर देन एयर, तो इस केस में जो लाइट आएगी वो बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर ये मीडियम रेयर होता, जैसे देखिए यहाँ पर, अगर इसी डायग्राम को हम आगे बढ़ा दें, ये रह गई यहाँ पर, ये यहाँ पड़ी। अब इसके लिए मीडियम ये नंबर 2 है और ये मीडियम नंबर 3 है। अब हवा में निकलेगी ना। अब यहाँ पे नॉर्मल खींचा, फिर रिफ्रैक्शन के लॉस पढ़ेंगे हम लोग। तो क्या करेगी? जाना तो सीधे था, ये सीधे नहीं जाएगी, अब अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, ऐसे। ठीक है, ये बेसिकली ऐसे अवे जाएगी कि ये इसके पैरेलल रहे। आगे देखेंगे आप, तो देखो जाना, इसमें क्या था? टुवर्ड्स नॉर्मल, इसमें अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि ये रेयर मीडियम है देन दिस वन, दिस इज ए डेंसर मीडियम देन दिस वन।
ग्लास इज डेंसर देन एयर और हियर एयर इज रेयर देन ग्लास। कुछ समझ में आया? जब जब डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, फ्रॉम नॉर्मल, और जब रेयर टू डेंसर जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखो यहां पर ये पहला वाला केस क्या था, रेयर टू डेंसर, एयर टू ग्लास, तो रेयर टू डेंसर में गई तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये सीधी जानी चाहिए लेकिन टूवर्ड्स द नॉर्मल चलेगी। फिर अगले में आ जाओ, डेंसर टू नॉर्मल, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल खींच रखा है, इससे अवे चलेगी, ये थी यहाँ पर, इससे दूर चलेगी। दिख रहा है? ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ, डिविएट क्यों जाती है इसका भी जिक्र अभी हम लोग करेंगे कि व्हाई दिस रिफ्लेक्शन हैपेंस। ठीक है, अभी ये समझना है कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। ये समझ लेने के बाद हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन होता क्यों है। तो पहले ही समझ में आना चाहिए कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो समझ में आया रिफ्लेक्शन क्या होता है? बताओ राजनंदिनी, रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन क्या होता है? हाँ, और किसका बताओगी? तो आगे बैठो यहाँ ना, कौन कह रहा वहाँ बैठो। तो फिर हवा भी लेनी है, आवाज़ भी निकालनी, तो कैसे होगा? कुछ तो एक पकड़ना छोड़ना पड़ेगा। शुरू करो, सुनना चाहते तुम, बताओ हमें। ये नहीं होता राजेंद्र। हाँ नन्या, रिफ्रैक्शन, ये क्या रिया? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? सीधी गई तो सीधी निकल जाएगी, अभी पढ़ेंगे। अब सवाल ये उठता है जैसे इन्होंने पूछा, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, अगर इसके आप नॉर्मल भेज देंगे, ऑब्लिकली हो जाएगा, सीधी लाइट भेज देंगे तो कुछ नहीं होगा, ये सीधी पार हो जाएगी। सरफेस के नॉर्मल भेजेंगे, सीधा निकल लेगी। अभी रूल पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, स्नेल्स लॉ, वहाँ पे दिखेगा ये सब। ठीक, रिफ्रैक्शन की फिनोमेना वेव फॉलो करता है। कोई भी वेव फॉलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉलो करती है, और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। साउंड भी फॉलो करती है रिफ्रैक्शन। मैकेनिकल है लेकिन फॉलो करती है रिफ्रैक्शन। मीडियम में चेंज हो जाता है ना। आई तो अगर मान लिया एक एंगल 120 पे आई, फिर बेंड हुई, फिर जब एयर निकलेगी तो क्या 120 एंगल बनाते हैं? तो इसके लिए आपको एक लेक्चर रुकना पड़ेगा ना, साइंटिस्ट बता गए हैं, थोड़ा मौका तो दीजिए पहुंचने का। पूरा जीवन लगा दिया स्नेल साहब ने ढूंढने में, तो थोड़ा मौका दीजिए, आपके सामने बातें लाई जाएंगी। यही चैप्टर में पढ़ना है ना, यही आगे यही शुरू हुआ है अभी, तो यही सब पढ़ना है, तो थोड़ा समय दीजिए, पहुँचेंगे वहाँ। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन में कुछ टर्म्स देख लीजिए, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये रे कौन सी है? रिफ्रैक्टेड रे। और ये स्लैब के केस में इसको बोल देते हैं इमर्जेंट रे। ऊपर वाली लिख दी है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल नंबर 2, ये नॉर्मल नंबर 1,
ये किसके नॉर्मल होता है? सरफेस के, ये सरफेस के नॉर्मल है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये रिफ्रैक्टेड एंगल दिस इज आर नॉर्मल से, और ये इमर्जेंट एंगल हो जाएगा जो भी बनेगा देखेंगे। ठीक, अब अगली बात हम लोग करते हैं कि जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन क्या देखा है? जब एक लाइट मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से डिविएट हो जाती है, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इस फिनोमिना को हम कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब सवाल उठता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता ही क्यों है? तो ये इस वजह से होता है कि जो लाइट का स्पीड होता है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है। तो इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम में स्पीड कुछ और दूसरे मीडियम में स्पीड कुछ और, ठीक है? यही एक कारण बनता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। अब देखिए कैसे होता है, आपको समझाने की कोशिश अगर की जाए। ये एक इंटरफेस ले लेते हैं। इंटरफेस का मतलब मीडियम 1 मीडियम 2 को अलग करने वाली लाइन। ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2। जैसे भी ग्लास लिया था, ग्लास समझ लो ग्लास का ऊपरी हिस्सा है, और यहां से आपने क्या किया है? एक बीम ऑफ लाइट डाली है, कई सारी लाइट आ रही, तो बीम ऑफ लाइट को ऐसे, इसको आगे पढ़ेंगे वेव फ्रंट बोलते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे बना देते हैं। इसे क्या बोलते हैं आगे आप पढ़ेंगे जब? वेव फ्रंट। तो बस नाम याद कर लीजिए, ज़्यादा नहीं जानना इसके बारे में कि बीम ऑफ लाइट पड़ रही है और इस वेव फ्रंट और रे के डायरेक्शन की चलने की दिशा में एंगल बनता है 90 डिग्री। अब ये यहाँ तक जब तक आई, ये पॉइंट लिख लो ए, इसको लिख लेते हैं बी, इसको लिख लेते हैं सी। ये क्या है? लाइट है, लाइट आ रही है। तो जहाँ तक एसी तक सब अच्छा था, क्यों? क्योंकि एसी तक सब एक ही मीडियम में चल रहे थे। हवा मान लो एयर, ये कौन सा मीडियम है? एयर। तो कोई टेंशन नहीं थी, सीधा चल रहा था बढ़िया। अब जैसे ही इसके अंदर आने शुरू हुए, मीडियम 2 है, मान लो ग्लास है, तो इंटर शुरू हुआ ना, इंटर करना। तो इंटर करने में ये हिस्सा नुकीला वाला ऐसा पहले अंदर आ जाएगा, आएगा ना? तो ये देखिए, अब इस ग्लास में ये जो घुसा है अंदर एरिया, इसकी स्पीड कम है ग्लास में और एयर वाली स्पीड ज़्यादा है। तो इसका हिस्सा मान लीजिए ये जो वेव फ्रंट है यहाँ तक पहुँची, तो ये एयर वाली इतनी चली, तो ये इतनी तो चलेगी नहीं क्योंकि धीरे चल रही है। अब इतनी चलती तो बराबर तेज चलती, तो ये क्या चलेगी? इससे पीछे रह जाएगी क्योंकि डेंसर मीडियम है। तो ये कैसे हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे। और घुमा देते हैं आपके लिए, ऐसे हो जाएगा। फिर से एक बार सुने नहीं ना रजनीश? ये टुकड़ा जब अंदर आया तो धीरे चलने लगा डेंसर मीडियम में। हवा वाला तो वही रफ्तार में चला जा रहा है। तो हवा वाला इतना टुकड़ा जब यहाँ पहुँच जाएगा तो ये इसके बराबर थोड़ी रहेगा, पिछड़ जाएगा क्योंकि धीरे चल रहा है। तो पिछड़ेगा, ऐसे ही पिछाड़ दिया हमने पीछे। पिछाड़ा कि नहीं पिछाड़ा? तो वेव फ्रंट कैसी बनी? एक ऐसे गई और दूसरी ऐसे शेप में हो गई। अब ये और आगे जाएगी, मान लो ये पहुंची यहाँ, तो ये ऐसे जा रही थी जो, अब देखो यहाँ पर अब ये पहुंचेगी ऐसे और ये पहुंची ऐसे, ये पीछे और ये हिस्सा आगे। इसी तरीके से ये हिस्सा जो यहाँ पहुंचेगा तो ऑलरेडी कहाँ पहुंच चुकी होगी? नीचे ये। और अब जब ये इस मीडियम में आ गई है ये, तो ये फिर से सीधे चलने लगेगी। तो देखिए यहाँ पर बेंडिंग हो गई, मुड़ गया नहीं है, क्योंकि ये हिस्सा धीरे है, वो तेज है, तो तेज होने पे सीधे तो निकल नहीं पाएगा, ये धीरे वाला रह जाएगा तो ऐसे मुड़ जाएगा। इफेक्ट ये पड़ा कि मुड़ गया, और कुछ नहीं। स्पीड कम थी तभी तो मुड़ा है, स्पीड कम थी या ज़्यादा थी तभी मुड़ा है। ये एक फिनोमिना है, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग या डिविएशन फ्रॉम द पाथ। ये सीधे जाना चाहिए था ना इसको,
लेकिन सीधे नहीं गई, क्योंकि ये सीधे आगे आई और जैसे ही इसके अंदर गई ये इससे पिछड़ने लगा और ये इससे आगे आने लगा, तो ये पिछड़ने लगा आगे लगा, तो ऐसे बेंड हो गई ना ये। पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो रिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग हुई है, क्यों? ये ड्यू टू चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स, ड्यू टू चेंज ऑफ लाइट, ड्यू टू चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। इस मीडियम में लाइट की स्पीड कुछ और रहती है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में कितनी होगी ये हमको याद नहीं है, इससे कम ही होती है डेंसर में, इस वजह से मुड़ता है। अगर मान लो इसी का उल्टा ले लेते, कोई हिस्सा जैसे यहाँ पर, यहाँ आ जाओ, देखो यहाँ तक सब बढ़िया है, ये ग्लास है और वापस एयर आ गई है ना, तो अब क्या होगा? जैसे ही ये टुकड़ा आगे बढ़ेगा अंदर घुसेगा, ये टुकड़ा देखिए आगे बढ़ा, तो ये टुकड़ा आगे बढ़ा तेजी से और ये पीछे चला गया, ये आगे बढ़ा ये पीछे, क्योंकि तो ये जब इधर से ग्लास से एयर में जा रहा था, तो ये टुकड़ा देखिए ये इससे पीछे है ना, ये टुकड़ा आगे आता ही चला गया, ये पीछे चलता है, ये आगे ये पीछे, और ऐसे ऐसे घुसते घुसते या बराबर पहुंच गया। ये बहुत ज़्यादा विश्लेषण इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अंदाज़ा इस चीज़ का होना चाहिए, ये आप 12th में फिर से पढ़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल इतना समझिए कि चेंज इन स्पीड होने की वजह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, और ये उसका एक डायग्राम सा बना रहता है। अभी हमने आपसे डिस्कस किया था कि जब लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल के पास चली जाती है, टूवर्ड्स नॉर्मल। डेंसर वाला प्रेस कर देता है, ऐसा समझो, डेंसर वाला घना मीडियम है तो प्रेस कर देगा, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसको एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आया ये बात? अब अगली बात हम लोग करते हैं, ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो भी देखा था हम लोगों ने, फिर से एक बार देख लीजिए। आपके यहाँ पूछा जाता है, अगर ये ग्लास स्लैब है तो यहाँ पर मान लीजिए लाइट ऑब्लिकली आपने फॉल कराई, ये नॉर्मल खींचते हैं आप, इसे बोलेंगे नॉर्मल 1, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ ये कौन सा है? ये रे कैसी? इंसिडेंट रे। उसके बाद ये एयर था और ये ग्लास है, तो राजनंदी किधर जाएगी? ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, एंगल हमेशा नॉर्मल से लेना दिया, दिस एंगल इज आर, टूवर्ड्स द नॉर्मल आ गई ना, ये सीधे जानी चाहिए थी, बेंड कर गई। अब यहां जब पड़ी तो यहां नॉर्मल गिला दीजिए, ऐसे नॉर्मल नंबर 2, अब ये सीधे जानी चाहिए थी लेकिन अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, तो अवे ऐसे बनाना कि ये और ये रे पैरेलल लगे। ग्लास स्लैब में जब बनाते हैं तो ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों आपस में पैरेलल होती हैं, ग्लास स्लैब में कंपलसरी है। ये जो कंपलसरी वाली सिचुएशन इसलिए है कि ग्लास स्लैब में जहाँ जिन एजेस पे, जिन सरफेसेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है वो दोनों भी पैरेलल हैं, और ये पैरेलल नहीं होती तो ये इमर्जेंट और इंसिडेंट रे भी पैरेलल नहीं होती। जैसे प्रिज्म केस में आप पढ़ेंगे, जब प्रिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो रिफ्रैक्शन होता है वो ऐसे होता है, ऐसे होता है और ऐसे होता है, तो ये दोनों रे आपस में पैरेलल नहीं होती, मिल जाती हैं, मिलती हुई लगती हैं, क्योंकि ये जो सरफेसेस हैं ये दोनों सरफेसेस पैरेलल नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके यहाँ कि ग्लास स्लैब के अंदर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होती हैं, जबकि प्रिज्म के थ्रू जब रिफ्रैक्शन कराते हैं तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल नहीं होती। व्हाई? एक्सप्लेन। तो क्या एक्सप्लेन करेंगे? इन द केस ऑफ ग्लास स्लैब द सरफेसेस, द इंटरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर,
दैट इज द रीजन वी गेट द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे एज ए पैरेलल रेज. In the case of prism, the interface, the surfaces, surface number 1 और 2 जहाँ पे हो रहे हैं रिफ्लेक्शन, वहाँ पर they are not parallel to each other, किसी एंगल पर हैं. That is why we don't get parallel rays. बात समझ में आई कि पूछा जाएगा आपसे. तो ये इसके कुछ ग्लास स्लैब से बनने वाला रिफ्लेक्शन का पैटर्न. सीधी निकालिए, बेंड कर दीजिए अवे, और जो निकल रही है, जो आ रही है, दोनों पैरेलल. बनाने का तरीका क्या करिएगा, आप पहले ही पैरेलल बना लीजिएगा. ऐसे रे गिराइए और एक रे, और इसी के आगे यहाँ एक दूसरी रे स्केल से इसी की पैरेलल गिरा दीजिए ऐसे, और यहाँ से नॉर्मल गिराना, यहाँ नॉर्मल गिराना, इसको मिला देना ऐसे, तब बन पाएगा आसानी से डायग्राम. नहीं मिलाते रह जाओगे पैरेलल. पहले पैरेलल बना लेना, फिर सेट कर देना, हो जाएगा सेट. पैरेलल का पैरेलल नहीं बन रही है, बना लेना जैसे ही बना पाना, कहने का ये मतलब है. नोट करो ये क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब. एक और विशेष बात, हम जब यहाँ डेंसर और रेयर की बात करते हैं तो फिजिकल डेंसिटीज की बात नहीं की जाती, ऑप्टिकल डेंसिटीज की बात की जाती है. क्या है फिजिकल डेंसिटी, क्या है ऑप्टिकल डेंसिटी? हम जो फॉर्मूला अब तक पढ़े हैं, D = m/v, याद है कि नहीं? याद ही नहीं होगा. इसे बोलते हैं फिजिकल डेंसिटी. और अभी बात कर रहे हैं हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी की. ऑप्टिकल डेंसिटी फिजिकल डेंसिटी से अलग होती है. ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है कि जब कोई रे जाती है किसी मीडियम में तो कितनी आराम से जा पा रही है. उसकी स्पीड ज़्यादा तो रेयर, और स्पीड कम तो डेंसर, वो उतना ऑप्टिकली डेंसर है. एग्जाम्पल के तौर पर पानी और मड की जगह तेल, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल ले लो, टर्पंटाइन ऑयल ले लो, ये तारपीन का तेल. तो उस केस में आप अगर पानी के ऊपर तारपीन का तेल गिराएंगे तो तैरता है. देखा है? ये तारपीन का तेल और ये वाटर, तो ये टर्पंटाइन, स्पेलिंग गलत लिख दी हमने, TUR होता है शायद. चलो टर्पंटाइन ऑयल, तारपीन का तेल पेंट में मिलाते हैं ना रखने के लिए, तो अगर असली मिल जाए तो, वरना केरोसिन का ऑयल मिला के बेचते हैं आजकल लोग, मिट्टी का तेल जिसे बोलते हैं. तो ये जब डालेंगे पानी के ऊपर तो ये फ्लोट करता है. तो क्लास 9th के हिसाब से कोई भी चीज़ दूसरी पे फ्लोट क्यों करती है शिवेन? जब उस वेलोसिटी कहाँ से आ गई? ये जो इसकी डेंसिटी है ये पानी से कम होती है, तो पानी से डेंसिटी कम होगी तो फ्लोट करने लगेगा, और पानी से ज़्यादा होगी तो डूब जाएगा. तो यहाँ पर जो फिजिकल डेंसिटी है वो टर्पंटाइन ऑयल की ज़्यादा होती है, फिजिकल डेंसिटी कम होती है, टर्पंटाइन ऑयल की कम होती है, इसलिए ये फ्लोट करने लगता है. वाटर की ज़्यादा है, टर्पंटाइन ऑयल की कम है, इसलिए फ्लोट करने लगता है. जबकि जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टर्पंटाइन ऑयल की वो ज़्यादा होती है ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाटर. पानी में रफ्तार तेज है, टर्पंटाइन ऑयल में रफ्तार कम. तो ये बताने का मकसद क्या था कि दोनों बातें अलग हैं, ये आप पहचान पाएँ. केवल डेंसिटी जब यहाँ बोला जाता है तो उसका मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी से होता है, ना कि फिजिकल डेंसिटी से. क्या पल्ले पड़ा ये? ठीक. तो इससे ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो ऑप्टिकल डेंसिटी के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं. ठीक, इसको नोट कर लो. आपके यहाँ ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी पूछा जाता है कि क्या होता है.
तो मैंने डेफिनेशन लिखी, आपको पहले बता देता हूँ क्या मुद्दा है। मान लीजिए ग्लास स्लैब लेते हैं आप, ठीक, ग्लास स्लैब में यहाँ मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा है इधर उस तरफ, आप इधर से इस ग्लास स्लैब के इधर से देख रहे हैं, इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आपको जो ऑब्जेक्ट दिखता है ना वो थोड़ा सा इसकी पोजीशन से हटा हुआ दिखता है, शिफ्टेड। आप ग्लास स्लैब से देखो कोई बोतल के थ्रू देखो तो जो जैसे बैठी है दीर्घा तो थोड़ी खिसकी हुई दिखेगी बैठी हुई। ग्लास स्लैब पे ही रखा हो, अक्षर भी हो तो अक्षर थोड़े ऊंचे भी दिखते हैं और शिफ्टेड भी दिखते हैं। तो ये जो खिसकापन है, ये ग्लास स्लैब है, ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम ग्लास स्लैब के थ्रू ऐसे देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं इसमें, तो देखेंगे तो ये सीधे दिखना चाहिए हमको, यहाँ सीधे, ये सीधे नहीं दिखेगा, इधर दिखेगा थोड़ा शिफ्ट, इसे बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, शिफ्टिंग हो गई ना। आप इसको समझते हैं साइंटिफिक भाषा में, तो साइंटिफिक भाषा में क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे होती है और जो इमर्जेंट रे होती है उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब इसको आगे बढ़ा दीजिए ऐसे और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए इसके बाद, तो ये जो होगा डी, इसे बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डी, ये लाइन पैरेलल थी, इनके बीच का डी, तो कैसे निकालोगे? इस पॉइंट से इमर्जेंट रे जहाँ से जा रही है वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इंसिडेंट रे के ऊपर, ठीक है। ऐसा भी कह सकते हैं इसको पीछे बढ़ाओ, यहाँ से ड्रॉप कर दो, दोनों बात बराबर ही नहीं है, तो उसे बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए क्या बोला गया है, दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी लिख लो, बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, ये ओरिजिनल पाथ और ये इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कमिंग आउट ऑफ द ग्लास स्लैब इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमर्जेंट रे ऑफ लाइट, इसे बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये क्लास 12th में पढ़ेंगे आप, अभी नहीं पढ़ेंगे, है ना। ये अगर इच्छा जाग जाए जानने की कितना होगा तो इसके लिए 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, 1 साल 1.5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, 2 साल। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट समझ में आया क्या होता है? अब अगली बात, अगर ये ऑब्लिकली गिरी थी तो ये कहानी हुई थी, अगर ये ऑब्लिकली ना गिरे, स्ट्रेट गिरे, तो जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि अगर स्ट्रेट गिरता है तो स्ट्रेट ही निकल जाता है रे। कैसे? मान लीजिए ये ग्लास स्लैब है और ये बीम पड़ी ऐसे बीम, तो बीम की वेव फ्रंट ऐसे ऐसे पड़ेंगी, सब एक साथ ही तो अंदर आई, देखो कोई आगे पीछे नहीं है। ये ज़रूर है कि ये फास्टर थी और ये स्लोअर है, लेकिन कहीं मुड़ी नहीं है, स्लो हो गई है, तेजी थी ये हुआ है, लेकिन टेढ़ा होने का जुगाड़ नहीं मिला इसको, कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? जैसे आप कभी मुड़ना चाहें, ये इस साथ तेजी से मोड़ दें, नहीं ये इतना तेजी से मोड़ दें, धीरे मोड़े तो अपनी टर्न हो जाते हैं। और या टर्न होना का एक चीज़ तेजी से मोड़नी पड़ेगी और थोड़ा तभी तो टर्न होंगे। अगर दोनों सेम लीनियर वेलोसिटी से मोड़ेंगे तो आगे चलने लगेंगे। पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया? ये पल्ले पड़े क्या चीज़ है? अगर कोई भी रे किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर पड़ी नॉर्मल से 0, यानी एंगल आई अगर कितना बनाया 0, तो इस केस में एंगल आर बराबर भी, इसको एंगल आई बराबर एंगल आर नहीं समझना, ये फॉलो नहीं होता रिफ्रैक्शन में। ऐसा मत रेफरेंस निकाल देना, कह रहे सर तो बता दिए, लगा मारो, ठीक। तो ये अगर नॉर्मल गिरेगी तो ये सीधे निकल जाएगी। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं हम लोग। जो बातें सीखी हैं अगले 1 मिनट पे रिवीजन मार देता हूँ। रिफ्रैक्शन लाइट का एक दूसरा फिनोमेना है जो रिफ्लेक्शन से अलग है। रिफ्लेक्शन में बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम। रिफ्लेक्शन में व्हेन द लाइट इज पासिंग फ्रॉम मीडियम 1 to medium 2 and deviating from the original path is known as a refraction. The cause of refraction is the speed of light is different
in different mediums. That is the real reason of refraction of light. उसके बाद हम लोगों ने डायग्राम भी देखे थे और ग्लास स्लैब से कैसे रिफ्रैक्शन होता है ये भी देखा, और ये भी देखा when the light is passing from rarer to denser medium, that is bending towards the normal, and when the light is passing through denser to rarer medium, then it is going away from normal. ठीक, बट कंडीशन है इसके अंदर, बट द लाइट मस्ट फॉल ऑब्लिकली, एंगल आई मस्ट हैव सम वैल्यू. एंगल आई कहाँ से मेजर करते हैं? फ्रॉम नॉर्मल. ठीक, फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा. क्या होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंट रे इज नोन एज ए लेटरल डिस्प्लेसमेंट. और क्या? हाँ, ग्लास स्लैब में जब आप रिफ्रैक्शन कराएंगे तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल होती हैं, जबकि प्रिज्म के केस में पैरेलल नहीं होंगी. यहाँ पैरेलल क्यों होती हैं? क्योंकि दोनों सरफेसेस पैरेलल होते हैं. ठीक है, थैंक यू.